हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका दोबारा फिर अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं और आशा है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको आपको बेहतर करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपकी प्राइमरी एजुकेशन ही आपका फ्यूचर को निर्धारित करती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे। अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया कंप्लीटली, तो अगर आपको वो पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाकर आपको उस चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अध्याय 2 में क्या कह रहा है कि इसमें एक लड़का तुषार है और तुषार एक रेलवे यात्रा करता है। रेलवे यात्रा के दौरान जब वो खिड़की की बाहर की सीट पर बैठा होता है और खिड़की से बाहर वो देखता है कि जितने भी खेत खलियान सब कुछ है वो सब पीछे की तरफ जा रहे हैं, और वो जो तुषार बैठा है रेल के अंदर वो सीधे जा रहा है। तो उसको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मेरे से दूर जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए आपका भ्रम है, सब कुछ चीज़ें वहीं पर स्थित है। बाकी जब रेल चलती है तो रेल के दौरान आपकी जो गति है वो स्थिर नहीं रह पाती, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ चीज़ें पीछे जा रही है। तो तुषार के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि रेलवे यात्रा की जो रेलवे है वो कब भारत में स्थापित हुआ। आपको पता होगा 1857 के आसपास भारत में रेलवे का निर्माण करा गया अंग्रेजों के काल के अंदर। और इसके बाद आप देखेंगे रेलवे यात्रा के दौरान रेल का निर्माण कैसे कराया गया। सबसे पहले ये जानते हैं, अंग्रेजों के काल में बहुत सारे ऐसे ईंटों के घर बने हुए थे, बहुत सारे ऐसे ईंटों के स्थापित घर थे जिसमें ईंटों को लेकर रेलवे यात्रा को बनाया गया, रेलवे का निर्माण करा गया। और आप धीरे धीरे आगे जानेंगे कि जितनी भी ईंटें उठाई गई वो सब पुरातत्व के आधार पर जो पुरानी जो बिल्डिंग्स थी उनको तोड़कर बनाया गया। और इसके बाद आप जानेंगे कि जो पहले खंडर बनाए गए थे उसमें जो ईंट निकाली गई उसको देखकर ही बाद में 1921 के दशक में कुछ ऐसे नगर खोजे गए जिससे हमें पता चलता है कि ये नगर बहुत पुराने नगर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आरंभिक मानव। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो आखेटक खाद्य संग्रह और भोजन से उत्पादन संग्रह, इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि आरंभिक मानव, जो प्रारंभिक मानव थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वीडियो के अंदर बताया था कि मानव के घूमने के बहुत सारे कारण थे। उसमें पहला कारण ये था कि लोग एक जगह जब रहा करते थे तो उस समय भोजन संग्रह करना, भोजन को इकट्ठा करना, इतना भोजन का उत्पादन में नहीं करा करते थे। बस वो जानवरों का शिकार करके उनको खा लिया करते थे। चिड़िया होगी, मछली होगी, इन सबको शिकार करते थे और वो उनको अपना भोजन बना लिया करते थे, खा लिया करते थे। इसके अलावा जो वहाँ पर जहाँ पर वो रहा करते थे वहाँ के जंगलों में जो फूल पत्ती फल है उनको खाकर भी वो समाप्त कर दिया करते थे। और जब वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाया करती थी तो समाप्त होने के बाद वो उस जगह को छोड़ दिया करते, क्योंकि अब उन लोगों के लिए वो जगह अनुकूल नहीं थी, खाने के लिए, भोजन के लिए अनुकूल नहीं थी। इसलिए वो दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि उनको भोजन मिल सके। देखिए, अनुमान लगाया जाता है कि 20 लाख साल पहले रहने का अनुमान लगाया जाता है कि रहने के बसने वाले लोग या रहने के लिए लोग 20 साल पहले से ही है। अब उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, 20 लाख साल पहले की अगर बात करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं 20 लाख साल बहुत होते हैं। और बताया जाता है कि उस समय के लोग खाद्य को या खाने पीने की चीज़ों को संग्रह करा करते थे, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा कि वो लोग संग्रह किया करते थे। मेरा तो मानना ये है कि 20 लाख साल पहले की अगर बात है तो लोग को जहाँ भी भोजन मिलता था वहाँ भोजन कर लिया करते थे, चाहे वो पेड़ पत्ती से हो, चाहे वो शिकार से हो। इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता था उस समय, क्योंकि उस समय इतने
खाद्य पदार्थ नहीं थे, खाने वाले पदार्थ नहीं थे। आगे देखेंगे कि जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे वो अपने भोजन के लिए। बताया मैंने आपको, मछलियों का शिकार, मछली पकड़ा करते थे ताकि वो अपने पेट को भर सके, अपने भोजन के लिए मछलियों को यूज कर सके। दूसरा, चिड़िया पकड़ना उनका काम था ताकि चिड़िया कोई भी पक्षी पकड़कर वो खा सके। फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे। इन चीजों को वो इकट्ठा करा करते थे ताकि वो समय आने पर उनका यूज कर सके। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। एक कारण मैंने आपको बताया अभी। देखिए, भोजन की तलाश में, लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करा करते थे, उनकी जाने की मजबूरी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि एक जगह जब सारी चीजें खत्म हो जाया करती थी तो वो दूसरी जगह जाकर उन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। दूसरा कारण है कि शिकार करने के लिए। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई भी जानवर है, अगर उसका वो शिकार कर रहे हैं तो शिकार करते करते ऐसा हो जाता है, उस जानवर का शिकार करने के लिए वो इतनी दूर तक चले जाते हैं कि कहीं ना कहीं जब उनको लगता है कि यहाँ पर शिकार करने के लिए जानवरों का अधिक भरपूरता है तो फिर वो वहाँ दूसरी जगह छोड़ के उस जगह आकर बस जाया करते जहाँ पर शिकार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ है। तीसरा है मौसम के कारण। जैसे कि आप जानते हैं कि हर प्रदेश में, हर देश में अलग अलग मौसम निर्धारित होते हैं। जैसे कि आप भारत में देखेंगे, भारत में मौसम अलग अलग होते हैं, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और इन मौसम के आधार पर ही हम फलों का उत्पादन, खेती का उत्पादन हम कर पाते हैं। जैसे कि आप देखें, गेहूं अलग अलग समय पर उगाए जाते हैं, चावल अलग समय पर उगाए जाते हैं, मक्का अलग समय पर उगाई जाती है। इस तरह हर मौसम की अपनी एक फसल होती है और उसके आधार पर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते थे। उसके बाद देखेंगे सूखे मौसम में पानी की तलाश में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, पहले अध्याय में, कि लोग उस जगह रहना पसंद करते थे या उस जगह रहना उनके लिए मजबूरियां थी जिस जगह पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो, पानी भरपूर ज़्यादा हो। क्योंकि बिना पानी के ना तो आप खेती कर सकते, ना ही पशुपालन कर सकते, ना ही कृषि कर सकते और ना ही आप खुद रह सकते। तो इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए देखिए, खेती व पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत भी उस समय के आरंभिक के लोग कर चुके थे। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो अनाज उगाया गया वो गेहूं और जौ उगाया गया। और जैसे कि गेहूं, जौ, धान जैसी प्राकृतिक रूप से चीजें उगाने लगे लोग, उस समय के लोग धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों ने अनाज को उगाने का तरीका धीरे धीरे सीख लिया कि कैसे सिंचाई करनी है, कब उसको काटना है, कब उसको बोना है। इस तरह की बातें आरंभिक मानव ने धीरे धीरे समय के अनुसार सीख ली। कब कौन सी खेती करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौसम के अनुसार खेती की जाती है या मौसम के अनुसार कोई भी फसल मौसम के अनुसार ही उगाई जाती है। तो मानव ने सीखा कि किस मौसम में कौन सी फसल उगाई जाए और खुद पैदा करना सीख लिया। मैंने बताया कि गेहूं और जौ सबसे पहले पैदा किया गया और आरंभिक मानव ने खुद पैदा करना, ये सब चीज़ें सीख ली धीरे धीरे समय के अनुसार। और जब उन्होंने ये चीज़ें सीखी तो वे धीरे धीरे कृषक बन गए, कृषि करने वाले वो धीरे धीरे बन गए। जानवरों को पालतू बनाया, धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों को धीरे धीरे पता लगा कि कहीं ना कहीं जो जानवर है वो मांस के लिए भी उपयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं वो दूध के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे धीरे धीरे मानव आगे बढ़ा तो मानव को पता लगा कि हम पशुपालक से भी कहीं ना कहीं खाद्य संग्रह को कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मैंने बताया आपको कि जानवरों से आपको दो चीज़ें प्राप्त होती है, एक तो मांस प्राप्त होता है, दूसरा उससे जो मिलने वाला दूध है वो प्राप्त होता है और दूध से बाकी चीज़ें बना सकते हैं और उसको संग्रह कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मानव ने खेती करना सीख लिया, सिंचाई करना सीख लिया और किस तरह की फसल उसको बोनी है, कौन से मौसम में फसल उसको बोनी है, वो सब मानव ने सीख लिया। इस तरह एक नवीन जीवन की शैली प्राप्त हुई मानव को कि
बीज को बोकर, है ना, वो बीज को बोकर कौन से मौसम में बीज बोए, किस तरह के बीज बोए। इस तरह जब मानव ने बीज बोना सीख लिया और विकसित, उसको उस फसल को कितना समय लग रहा है, कितने दिन लग रहे हैं या कितने महीने उसको पूरा फसल को तैयार होने में लग रहा है, इस तरह की मानव ने जीवन शैली सीखी पेड़ पौधों के बारे में। पौधों की देखभाल और धीरे धीरे किस समय सिंचाई करनी है, किस समय हमें उसमें से जो खराब खरपतवार है उसको हटानी है, ये भी मानव ने सीखा। सिंचाई करना सीखा, पेड़ पौधों फसल की देखभाल करनी सीखी, खरपतवार को हटाना। खरपतवार क्या है कि पेड़ पौधों के साथ अन्य कुछ वांछित पदार्थ, वांछित पौधे उग जाते हैं जो फसल को खराब करते हैं, उनको हटाना ही एक खरपतवार है। इन खरपतवार को हटाते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो सुचारू रूप से उग सके। और अगला उन्होंने अनाज का भंडारण करना सीख लिया। मतलब जब नवीन शैली से प्राप्त होता है कि उन्होंने बीज बोया, समय से बीज बोया, किस समय उसको काटना है और कब सिंचाई करनी है, कब उसकी खरपतवार हटानी, इस तरह की चीज मानव ने सीखी। और अगली बात है कि मानव का भंडारण, अनाज का भंडारण। अनाज का, उस समय अनाज को रखने के लिए ज्यादा चीजें नहीं हुआ करती थी, तो उस समय जो मानव था उन्होंने वो क्या करते थे, खड्डा खोदते थे और खड्डे में उसको किसी चीज में डाल के उसमें बंद कर दिया करते थे, ताकि उसको समय आने पर या जब उनको जरूरत पड़े उस चीज की वो निकाल सके। भंडार जो उन्होंने भंडारण करा है जमीन के अंदर, तो इस तरह वो चीजों को भंडार करके रखते थे। आगे जानवर चलते फिरते खाद भंडार है, ऐसा कैसे बताया गया। देखिए, जैसा धीरे धीरे मानव आगे बढ़ा, धीरे धीरे समय बीतता गया, तो जानवर बच्चे देते थे। ये मानव को पता लगा कि जानवर धीरे धीरे बच्चे दे रहे हैं। और जैसे जैसे मानव ने देखा कि जानवर जो बच्चे दे रहे हैं उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उन जानवरों का उपयोग मानव ने दूध के लिए, मांस के लिए किया। या हम कह सकते हैं कि जानवरों से हमें दूध और मांस दोनों चीजें प्राप्त होने लगी। पशुपालन भोजन के भंडारण का तरीका। पशुपालन भोजन के भंडारण का तरीके का मतलब ये है कि मानव ने पशु को पालना धीरे धीरे शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पशु पालते गए, उनको वो मांस के लिए भी उपयोग करा करते और उनको दूध के लिए भी उपयोग किया करते। तो इसके बाद देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में कैसे पता करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरंभिक लोगों ने कृषि करना भी सीख लिया था और पशुपालन करना भी सीख लिया था। देखिए, और ये किसके आधार पर हमें पता लगता है, पुरातत्वों के आधार पर पता लगता है हमें। पुरातत्ववादियों ने ऐसे साक्ष्य प्राप्त करे जिससे हमें ये पता लगा कि उस समय के लोग कृषि और पशुपालन भी किया करते थे। और इन दोनों कृषिकों और पशुपालक के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कृषक उनको कहते हैं जो कृषि करते हैं, पशुपालक उनको कहते हैं जो पशु का पालन करते हैं, पशुओं को पालते हैं। तो पुरातत्ववादियों को बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। पुरातत्ववादी उनको बोलते हैं जो इमारतों, औजारों, इनके जिनको साक्ष्य प्राप्त होते हैं और जो इनको ढूंढते हैं। अच्छा, कृषि के बहुत सारे साक्ष्य से प्राप्त हुए, जैसे औजार हो गए। औजारों से, कुछ औजारों से हमें पता लगता है कि उस समय के लोग कृषि किया करते थे। दूसरा, कुछ ऐसे हमें अनाज मिले हैं, जले हुए अनाज मिले हैं, जिससे पता लग, या तो वो जानबूझकर जला गए हैं या किसी कारण वो जल गए हैं। तो उनके साक्ष्य से हमें प्राप्त होता है कि उस समय लोग कृषि किया करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे साक्ष्य हो सकते हैं जिससे हमें पता लगता है कि उस समय के लोग कृषि किया करते थे। पशुपालन, उस समय के लोग, मैंने बताया पशुपालन दो चीजों के लिए यूज होता है, एक तो मांस के लिए, दूसरा उसके दूध के लिए होता है। तो उस समय के की कुछ हमें हड्डियां प्राप्त हुई है जिससे हमें ये पता लगता है कि उस समय के लोग पशुपालन भी किया करते थे, चाहे वो गाय का हो, चाहे सुअर का हो, बकरी का हो, किसी भी प्रकार के जानवर का हो। उनसे जो हमें हड्डी प्राप्त हुई है उनसे हमें पता लगता है कि उस समय के लोग पशुपालन भी किया करते थे। धीरे धीरे जैसे मानव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो उनकी जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। जीवन स्तर में सुधार होने का मतलब ये है
कि उस समय के लोगों ने कृषि करना, पशुपालन करना तो सीख ही लिया था, साथ ही धीरे धीरे उन्होंने अपने घर भी बनाने शुरू कर दिए। तो पुरातत्ववादियों को कुछ झोपड़ी और कुछ घरों के निशान ऐसे मिले हैं, उनके साक्ष्य इस तरह प्राप्त हुए हैं कि उनसे हमें पता लगता है कि उस समय के मानव ने झोपड़ी और घर बनाना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा अनाज उगाना, पशुपालन करना, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनसे हमें पता लगता है कि उस समय के लोग ये सब काम किया करते थे। उसके अलावा मानव ने कपड़े को बुनना भी शुरू करा धीरे धीरे, और कपास को उगाना भी शुरू करा, क्योंकि कहीं ना कहीं कपास से कहीं ना कहीं कपड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे आपको साक्ष्य प्राप्त होंगे जिससे हमें पता लगेगा कि आरंभिक मानव, जो आरंभिक कृषि और पशुपालक के बारे में हमें पता लग जाता है सारा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि मैंने आपको बहुत सारे पहले भी ऐसे बताए। अब मेहरगढ़ की है, मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में है ये, और मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां से हमें स्त्री पुरुष ने जौ गेहूं पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले की। आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ वो स्थान है जहां हमें पता लगता है कि सबसे पहले मानव ने मेहरगढ़ के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर गेहूं और जौ उगाना शुरू करा और पशुपालन करना भी धीरे धीरे शुरू करा उसे। आप इसके बारे में और भी जानकारी है कि मेहरगढ़ के लोग उस समय मेहरगढ़ के लोगों के उस समय के जो घर हुआ करते थे वो सब आयताकार हुआ करते थे। जैसा आप धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता से हमें पता लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर हुआ करते थे वो भी चकोर हुआ करते थे। नालियाँ बिल्कुल 90 डिग्री पर हुआ करती थी, जिससे पानियों का ढलान भी इस तरह हुआ करता था कि पानी कभी नालियों में रुकता नहीं था। तो मेहरगढ़ के लोगों में भी मेहरगढ़ के घरों में भी देखेंगे आप आयताकार घर पाएंगे, वहां पर चकोर घर मिलते थे और प्रत्येक घर में 4 कमरे हुआ करते थे। और धीरे धीरे आप आगे भी देखोगे इसमें मेहरगढ़ की कब्र में कुछ अन्य अवशेष मिले। इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी मृत्यु के साथ साथ कुछ ऐसे चीजें उसके साथ दफनाई जाती थी जो उसको पसंद हो या उस समय की संस्कृति में ये पालन किया करते हो, तो उसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें दफना दिया करते थे जो उसको पसंद होती थी या उस समय के रीति रिवाज में आया करती थी। जैसे कि आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि एक इसमें साक्ष्य ऐसा मिला था कि किसी कब्र के साथ एक बकरी को दफनाया गया, या तो उसकी वो खाने पीने की चीजें मनपसंद होगी या कोई अन्य संस्कृति वहां पर लागू होती होगी। तो इसके बाद देखते हैं फिर हम, चलिए, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था जो हमने कंप्लीट किया। अच्छा, इस पहले और दूसरे चैप्टर में 2 मैप है और इन मैपों की स्टडी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पहले चैप्टर में कुछ ऐसे स्थान हैं जो मैप के अंदर बताने हैं मुझे, सेकंड चैप्टर में भी ऐसा ही है, कुछ ऐसे स्थान पूछे गए हैं सेकंड चैप्टर में, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपनी प्राइमरी स्टडी को इतनी अच्छी करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना आए। और मैं उन पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा, उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके लिए तो बल्कि कंपलसरी हो जाता है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। और अच्छी एजुकेशन तभी प्राप्त हो सकती है, देखिए उसमें ऐसा होगा कि या तो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तब तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने जिस भी आप कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनसे जाके संपर्क धीरे धीरे हर पर मंथ उनसे मिलते रहिए, उनको बताते रहिए, और बच्चे की कमियां, जो भी बच्चे की कमियां होती है उनको दूर करने की कोशिश करें, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। क्योंकि अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो जब उसकी अगली क्लास आएगी तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी कमज़ोरी बढ़ती जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस बच्चे की कमज़ोरी को देखें और उसको पता करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।